ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर फिजिक्स के लगभग सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर आप अपने ही अनगिनत रूपों को एक ही समय पर एक साथ देख सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत के नज़ारे को भी एक ही समय पर देख सकते हैं। इसके पास जाकर आप समय में यात्रा कर सकते हैं और ये एक ऐसा रहस्य है जो एनर्जी को निकलने के बाद खुद भी वेपोरेट हो जाता है। लाइट भी इसके अंदर जाती है तो वो कभी वापस नहीं आ पाती। और अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं, इनके बारे में कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स और साथ ही साथ लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स के बारे में। ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं, ये जानने के पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लैक होल्स आखिर होते क्या हैं। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ब्लैक होल सर्कुलर डिस्क्स होती हैं, पर आपका मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि ब्लैक होल सर्कुलर डिस्क्स नहीं होती, बल्कि वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल किसी प्लैनेट या सन की तरह, और उनके पोल्स भी होते हैं। मैथमेटिकली कोई भी चीज़ ब्लैक होल बन सकती है। अगर हम धरती को 9 मिलीमीटर या फिर एक मूंगफली के साइज़ जितना छोटा कर दें, या आपकी कार को एक प्रोटॉन जितना छोटा कर दें, तो ये दोनों भी ब्लैक होल बना लेंगे। यूनिवर्स में पाई जाने वाली किसी भी चीज़ को अगर उसके श्रॉसचाइल्ड रेडियस से छोटा कर दिया जाता है तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है, और श्रॉसचाइल्ड रेडियस एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर चीज़ का ब्लैक होल बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ब्लैक होल बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो केवल एक रेड सुपर जाइंट या रेड हाइपर जाइंट ही पैदा कर सकता है। रेड सुपर जाइंट या रेड हाइपर जाइंट वो सूर्य होते हैं जो हमारे सूर्य से लगभग 1000 या करोड़ गुना भी बड़े हो सकते हैं। ब्रह्मांड में इंसानों द्वारा ढूंढा गया अब तक का सबसे बड़ा सूरज यूवा स्कूटी है, और दूसरा सबसे बड़ा सूरज वीवा कैनस मजरेस है। ये ऐसे सूर्य हैं जो अपनी डेथ पर एक ब्लैक होल को जन्म दे सकते हैं। एक्चुअली कोई भी सन खौलते प्लाज्मा का एक विशाल गुब्बारा होता है, जिसमें सारे गैस मॉलिक्यूल्स अपने मास की वजह से एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड रहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 70% हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है। जब गैस मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्हें ही आपस में कंप्रेस कर देती है। जब ये कंप्रेशन लगातार बढ़ता जाता है तो उस गैस मॉलिक्यूल के बादल के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हाइड्रोजन न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होकर हीलियम न्यूक्लियस को जन्म देते हैं, और इस प्रोसेस में गामा रेडिएशंस निकलते हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी निकलती है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकलती है और एक सूर्य जन्म लेता है। सूर्य के अंदर चल रही न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस में निकला हुआ गामा रेडिएशन इसके अंदर के टेम्परेचर्स को और भी बढ़ा देता है। इसकी वजह से हीलियम एटम्स फ्यूज होकर हायर एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, आर्गन और नियॉन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक स्टार के अंदर आयरन नहीं बन जाता। आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। इसके कारण ये इतना हैवी होता है कि इतने हाई टेम्परेचर पे भी इसका फ्यूजन संभव नहीं होता। तो जैसे ही किसी भी स्टार के न्यूक्लियस में आयरन बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस धीमी होने लगती है, क्योंकि बने हुए आयरन के मॉलिक्यूल्स आगे फ्यूज होकर हायर एलिमेंट्स को जन्म नहीं देते। इसका रिजल्ट ये होता है कि बची खुची हाइड्रोजन और हीलियम गैस खुद ही में फ्यूज होकर गामा रेडिएशन से एमिट करती है, और बचा हुआ आयरन कोई फ्यूजन नहीं करता और सूरज का टेम्परेचर कम होता जाता है। इससे सूर्य का साइज़ बड़ा होता जाता है और उसका कोर श्रिंक होकर और भी ज़्यादा छोटा होता जाता है, जिसमें आयरन बना होता है। कुछ समय बाद सूरज का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और इसका आउटर एनवेलप एक्सप्लोड होकर ब्रह्मांड में सारे एलिमेंट्स को बिखेर देता है। बचा हुआ सूरज का कोर एक डेड स्टार होता है, जिसे वाइट ड्वार्फ कहा जाता है। तो ये तो कहानी थी उन सूर्यों की जो रिलेटिवली उतने बड़े नहीं होते, जैसे हमारे सोलर सिस्टम का सूर्य, जो मरने के बाद एक वाइट ड्वार्फ बनेगा। पर जो रेड सुपर जाइंट या रेड हाइपर जाइंट होते हैं, उनके लिए कहानी कुछ अलग होती है। जब ब्रह्मांड में रेड सुपर जाइंट या रेड हाइपर जाइंट जैसे बड़े सूर्य एक्सप्लोड होते हैं तो इनका आउटर एनवेलप तो एक्सप्लोड हो जाता है, पर इनका इनर कोर इतना हैवी होता है कि ये खुद ही की ग्रेविटेशनल फोर्स से खुद को कंप्रेस करता जाता है। एक समय पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स उसके प्रोटॉन से कंबाइन हो जाते हैं, और यहाँ पर जन्म होता है एक न्यूट्रॉन स्टार का। अगर आप न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो इतना समझ लीजिए कि एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का मटेरियल हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा भारी होता है। पर हो सकता है कि सूर्य इससे भी बड़ा हो और उसके कोर का मास इससे भी ज़्यादा हो। ऐसे केसेस में वो न्यूट्रॉन स्टार और भी ज़्यादा कंप्रेस होता जाता है और उसकी डेंसिटी इन्फिनिटी हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटी अपने आजू बाजू स्पेस और टाइम को कर्व करती है, तो जब न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी इन्फिनिटी हो जाती है तो वो एक सिंगुलैरिटी में समाता चला जाता है और अपने आजू बाजू के स्पेस टाइम के फैब्रिक को अपने आसपास रैप करता जाता है, और एक टाइम पर वो ब्लैक होल बन जाता है। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं।
पर अब हम जानते हैं कि क्या होगा अगर हम एक ब्लैक होल में जंप करें। तो अगर हम ब्लैक होल में जंप करेंगे तो हमारे पैर पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे सर पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से करोड़ों गुना ज़्यादा होगा, जिसके कारण हमारे शरीर का हर एक फंडामेंटल पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में अपने आप को अरेंज कर लेगा और हमारे शरीर की स्पैगेटी बन जाएगी। पर मान लीजिए कि अगर हमने ब्लैक होल के स्पैगेटिफिकेशन को झेल लिया तो हम इवेंट होराइजन तक पहुंचेंगे। इवेंट होराइजन ब्लैक होल को सराउंड करने वाला वो सरकमफेरेंस होता है जिसके बाद ब्लैक होल के अंदर जाने वाली चीज़ कभी वापस नहीं आ पाती, उसके बाहर हम उसको ऑर्बिट कर सकते हैं। अगर हम इवेंट होराइजन के पास जाकर ब्लैक होल को ऑर्बिट करने की कोशिश करेंगे तो ये संभव है, क्योंकि यहाँ पर घूमते हुए हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर देगी और यहाँ पर हम सेफली ऑर्बिट में घूम सकते हैं। पर यहाँ पर आता है एक मज़ेदार फैक्ट, अगर हम ब्लैक होल के आजू बाजू इस स्पीड से घूमेंगे तो ये स्पीड लाइट के कंपैरेबल होगी और अब हम टाइम में ट्रैवल कर रहे होंगे। धरती से देख रहे एस्ट्रोनॉमर्स को ये लगेगा कि हम ब्लैक होल का चक्कर 16 मिनट में लगा रहे हैं, लेकिन हमें ये लगेगा कि हम 8 मिनट में ही लगा रहे हैं। तो अगर हम उसी स्टेज में ब्लैक होल के आजू बाजू 50 साल तक घूमते रहे तो धरती पर 100 साल बीत चुके होंगे और धरती पर लौटने में हम 50 साल फ्यूचर पे आ चुके होंगे और हमारी उम्र अब भी उतनी ही होगी। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे कुछ बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, पर जैसा कि मैं जानता हूँ मेरी 95% ऑडियंस कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी मैथ्स पसंद नहीं करते, इसलिए मैं उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। चलिए अब चलते हैं ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के उस पार। यहाँ पे आते ही आपके शरीर के हर एक मॉलिक्यूल का हर एक फंडामेंटल पार्टिकल भी क्रश कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप उस ग्रेविटेशनल फोर्स को झेल भी लेते हैं, फिर आगे क्या होगा? आप उस ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के पास बढ़ते हुए अंधकार में चलते चले जाएंगे। यहाँ पर ब्रह्मांड से आ रही रोशनी आपको एक सर्कुलर डिस्क में कंप्रेस होती नजर आएगी। पर यहाँ पर आता है एक और मज़ेदार फैक्ट, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर ट्रैप्ड रोशनी आज से 1 लाख या 10 करोड़ साल पहले की भी हो सकती है, जो कि इससे कभी बाहर जा नहीं सकी है। तो अगर वो रोशनी आपकी आंखों तक आती है तो आप ब्रह्मांड में हुए अलग अलग समय पर अलग अलग इवेंट्स को एक ही समय पर देख सकोगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज से 10 करोड़ साल पहले कोई सूर्य फटा था जिसकी रोशनी उस ब्लैक होल में कैप्चर्ड है, और आज से 1 लाख साल पहले कोई दूसरा सूर्य फटा था जिसकी रोशनी उस ब्लैक होल में कैप्चर्ड है। तो आप दोनों इवेंट्स को एक ही समय पर देख पाओगे क्योंकि वो रोशनी आपकी आंख पर आ रही होगी। अब आप सिंगुलैरिटी में पहुंच चुके हो। ये एक ऐसी स्टेज है जहां टाइम भी रुक गया है। यहाँ टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहने का मतलब कि आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। जितना भी टाइम आपके पास फ्री था, जितना भी टाइम आपके जीवन में था और जितना टाइम पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता था। पर रुकिए, आपके पास बचने की अब भी एक उम्मीद है। स्टीफन हॉकिंग की बुक ब्लैक होल्स और बेबी यूनिवर्सेस में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये भी हो सकता है कि ब्लैक होल्स के अंदर जाने वाली इन्फॉर्मेशन एक नया बिग बैंग करती हो और एक नए यूनिवर्स को जन्म देती हो, क्योंकि ब्लैक होल्स का एग्जिस्ट करना लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स को भी जन्म देता है। लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर ब्लैक होल प्लैनेट्स, सन्स और बहुत सारे सोलर सिस्टम्स को खाते हैं तो फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन जाती कहाँ है, क्योंकि ब्लैक होल भी एवेपोरेट होते हैं। उसी तरह जिस तरह समुद्र में चल रही कोई भंवर किसी नाव को निगलने के बाद खुद भी समुद्र से गायब हो जाती है। तो इसका एक थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन ये है कि ब्लैक होल के द्वारा ली गई सारी इन्फॉर्मेशन एक नए बिग बैंग को जन्म देती है और एक नया यूनिवर्स को भी। तो हो सकता है कि आप एक नए यूनिवर्स में एंटर करें जहाँ पर 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस पे खौलता प्लाज्मा आपके आजू बाजू 3 से 3.5 लाख साल तक उड़ता रहे और जहाँ पर रोशनी का नामो निशान ना हो, क्योंकि याद रखिए अभी तक पहला सूर्य बना नहीं है। लगभग 3.5 लाख साल अंधकार में गुजारने के बाद आप पहले सूर्य को बनता हुआ देखेंगे। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स कैसे बनते हैं और इसका थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल प्रूफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पर्सनलाइज करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।